वेलकम टू सिविल्स ओनली। आज हम लोग भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बदलते प्रतिरूप इस चैप्टर के बारे में परीक्षा की दृष्टि से चर्चा करेंगे। हाल के कुछ सालों में भारत के व्यापार करने के तरीके में मतलब हम क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं और किसके साथ व्यापार करते हैं, इसमें एक जबरदस्त बदलाव आया है। तो आइए इन सभी बदलावों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले इस ग्रोथ के स्केल को देखिए। 1950 के आसपास भारत के विदेशी व्यापार की वैल्यू सिर्फ 1200 करोड़ रुपए के करीब थी और आज ये 77 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सोचिए जरा, ये 6000 गुना से भी ज्यादा की छलांग है। ये सीधा सीधा हमारे बढ़ते उद्योगों और सरकार की खुली व्यापार नीतियों का नतीजा है। तो ये जो जबरदस्त ग्रोथ है, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, जब हम व्यापार की मात्रा और उसके संतुलन को देखते हैं तो तस्वीर के दो पहलू नजर आते हैं। एक तरफ तो हमारा व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है, पर दूसरी तरफ एक पुरानी चुनौती आज भी हमारे सामने खड़ी है, हमारा व्यापार घाटा। इस टेबल पे एक नजर डालिए। यहाँ साफ साफ एक ट्रेंड दिखता है। हमारे एक्सपोर्ट्स मतलब जो हम बेचते हैं और हमारे इंपोर्ट्स जो हम खरीदते हैं, दोनों ही बड़े हैं। पर दिक्कत यह है कि हमारे इंपोर्ट्स हमेशा ही हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा रहे हैं। आप 2004 से लेकर 2022 तक का डेटा देखिए। जो ट्रेड बैलेंस वाला कॉलम है वो हमेशा नेगेटिव में है। आसान भाषा में कहें तो हमारी कमाई से ज्यादा हमारा खर्चा हो रहा है। अब ये ग्राफ देखिए, ये उसी कहानी को और भी आसान बना देता है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये हमारे इंपोर्ट्स की है और नीचे वाली एक्सपोर्ट्स की, और इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, ये फासला, यही है हमारा ट्रेड डेफिसिट। और आप देख सकते हैं कि ये गैप लगातार बना हुआ है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो चलिए इस पूरे समीकरण को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की। आखिर भारत दुनिया को बेच क्या रहा है? हमारे निर्यात की कहानी क्या कहती है? देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। पहले हमारी पहचान एक कृषि प्रधान देश की थी जो अनाज और मसाले बेचता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब हम मुख्य रूप से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यानी बनी बनाई चीजें और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ये आंकड़े इस बदलाव की गवाही देते हैं। देखिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का हिस्सा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का हिस्सा लगभग 68% पर टिका हुआ है, जो कि सबसे बड़ा है। और सबसे जबरदस्त उछाल आया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, जो 11.9% से बढ़कर सीधा 16.4% हो गया है। तो निचोड़ ये है कि 2021-22 में हमारे कुल एक्सपोर्ट्स में से लगभग 68% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का था। इसमें भी जेम्स और ज्वेलरी जैसी चीजें काफी अहम हैं। और हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी भी बढ़कर 16% से ज्यादा हो गई है। जाहिर है, इस मार्केट में हमारा मुकाबला चीन और दूसरे ईस्ट एशियन देशों से है। अच्छा, ये तो हुई बेचने की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। भारत दुनिया से खरीद क्या रहा है और हमारे इंपोर्ट्स हमारी बदलती जरूरतों के बारे में क्या बताते हैं? भारत की इंपोर्ट की कहानी असल में भारत के विकास की कहानी है। सोचिए, 50 और 60 के दशक में हम अपनी विशाल आबादी का पेट भरने के लिए अनाज इंपोर्ट करते थे। फिर आई हरित क्रांति और ये सब बदल गया। अनाज का इंपोर्ट रुका और हमारा फोकस शिफ्ट हो गया फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम पर। और आज की तारीख में पेट्रोलियम हमारे इंपोर्ट बिल का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये टेबल इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। फ्यूल यानी ईंधन, जिसमें कोयला और पेट्रोलियम दोनों शामिल हैं, ये हमारे कुल इंपोर्ट्स का सबसे बड़ा हिस्सा है। 2021-22 में ये लगभग 31.6% था। मतलब हम इस पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। अब पेट्रोलियम का इतना ज्यादा इंपोर्ट दो चीजों की तरफ इशारा करता है। एक, हमारी इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, और दूसरा, लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है, जिससे गाड़ियों और दूसरी चीजों के लिए एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। और इसीलिए एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल, एक रणनीतिक मुद्दा बन जाता। अब इतना भारी भरकम व्यापार जाहिर है हवा में तो होता नहीं। इसके लिए हमें गेटवेज चाहिए, दरवाजे चाहिए। भारत का ज्यादातर विदेशी व्यापार समुद्री रास्तों से होता है और इसमें हमारे समुद्री बंदरगाह यानी सी पोर्ट्स एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। बंदरगाहों की बात करने से पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पृष्ठ प्रदेश, या जिसे इंग्लिश में हिंटरलैंड कहते हैं, इसका सीधा सा मतलब है किसी बंदरगाह का असर वाला इलाका। मतलब वो एरिया जहां से वो एक्सपोर्ट के लिए सामान इकट्ठा करता है और इंपोर्ट किया हुआ सामान पहुंचाता है। इस मैप पर नजर डालिए।
ये है भारत की विशाल कोस्टलाइन और उस पर मौजूद हमारे बड़े बड़े पोर्ट्स। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी तट पर ईस्टर्न कोस्ट के मुकाबले ज़्यादा पोर्ट्स हैं। चलिए अब इनमें से कुछ खास पोर्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं वेस्ट कोस्ट से। यहाँ है कांडला में दीनदयाल पोर्ट, जिसे देश के बंटवारे के बाद कराची पोर्ट की कमी पूरी करने के लिए बनाया गया था। फिर आता है मुंबई, जो देश का सबसे बड़ा नेचुरल हार्बर है। इसी के लोड को कम करने के लिए पास में ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया, जो आज भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। गोवा का मारमागो पोर्ट लौह अयस्क यानी आयरन ओर के एक्सपोर्ट का पावर हाउस है। और फिर दक्षिण में न्यू मंगलौर और कोची हैं, जो कर्नाटक और केरल के लिए लाइफलाइन का काम करते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये इन पोर्ट्स पर 24 घंटे चलने वाली हलचल की एक छोटी सी झलक है। ये पोर्ट्स सचमुच हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हैं, जो दिन रात काम करते हैं ताकि देश का व्यापार चलता रहे। अब चलते हैं ईस्ट कोस्ट पर। यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। कोलकाता एक बहुत ही यूनिक रिवराइन पोर्ट है। मतलब ये समुद्र के किनारे नहीं, बल्कि हुगली नदी पर बना है। इसके प्रेशर को कम करने के लिए हल्दिया को डेवलप किया गया। ओडिशा का पारादीप अपने गहरे हार्बर के लिए जाना जाता है, जो बड़े बड़े जहाज़ों को हैंडल कर सकता है, खासकर आयरन ओर के लिए। विशाखापत्तनम एक लैंडलॉक्ड हार्बर है, जो इसे रणनीतिक रूप से काफ़ी सुरक्षित बनाता है। और फिर है चेन्नई, भारत के सबसे पुराने और व्यस्त आर्टिफिशियल पोर्ट्स में से एक, जो तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल बेल्ट को सपोर्ट करता है। तो इन सारे डेवलपमेंट्स के साथ भारत का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी हिस्सेदारी को डबल करना, यानी दुगना करना। और इसे हासिल करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, जैसे नियमों को आसान बनाना, इंपोर्ट को लिबरलाइज करना, विदेशी सामान पर टैक्स कम करना और व्यापार के लिए लाइसेंस राज को खत्म करना। और यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ हम व्यापार को खोल रहे हैं, अपने पोर्ट्स को मॉडर्न बना रहे हैं, तो क्या इन सब कोशिशों के दम पर भारत वाकई ग्लोबल ट्रेड में अपनी हिस्सेदारी दोगुनी करने के इस एम्बिशियस गोल को हासिल कर पाएगा? ये वो सवाल है जो आने वाले सालों में भारत की आर्थिक कहानी की दिशा तय करेगा। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव हो या टॉपिक सजेस्ट करना हो तो कमेंट ज़रूर करें। साथ ही वन डे एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर सीरीज और हमारा मेंस रिलेटेड पॉडकास्ट ज़रूर देखें। धन्यवाद।